मैं लेट करके कुछ आसन आपको बता देता हूँ जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो पहले आप सीधे लेट जाएं, चलो थक गए होंगे आप, सीधे लेट करके आप इस तरह से डेड बॉडी आसन या सब आसन कर लेंगे इस तरह से। इसमें ध्यान को शरीर पर रखना है, हथेली आकाश की ओर रहेंगी, दोनों हाथ जमीन से स्पर्श करेंगे, सांसों पर ध्यान लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। जो आसन आपने किए हैं उनका प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करेंगे। इस आसन में आप 1 से 2 मिनट तक रह सकते हैं, पूरा रिलैक्स आपको मिल जाएगा। अब हथेली पलट करके हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से एक एक करके उठाएंगे और दोनों पैरों को उठा करके 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस तरह से आपका ये एक आसन बन जाएगा जो पैरों की मजबूती के लिए है। इसको आप दंड आसन नाम दे सकते हैं। अब जो कठिन आसन है, जो लोगों को प्राय अभ्यास है वो भी करेंगे। जो मेरे आसनों की श्रृंखला में प्राय जिन्हें मैं रेगुलर अपने योगाभ्यासियों को कराता हूँ, तो वो है हल आसन। हथेली से सहारा लेंगे आप और हथेली से सहारा लेकर के इस तरह से आप पीछे की ओर पैर ले जाएंगे और हल की पोजीशन बनाएंगे। हल चलाते हैं खेतों में, इससे हल का पोस्चर बनता है। ध्यान रखें जो आसन आप पे हो जाए वही करें। इसी के साथ साथ आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। इस तरह का पोस्चर बनाता है। पैरों को रिलैक्स रखेंगे, इसलिए पिंडलियों का दर्द ठीक होता है, नर्वस सिस्टम की डिजीज ठीक होती हैं और कंधा मजबूत होते हैं आपके। सिर में ब्लड का प्रवाह बन जाने से आधा सीसी के रोग, आँखों की ज्योति इत्यादि में लाभ मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया आसन है सर्वांग आसन, शरीर को मजबूत करने के लिए, सभी अंगों को मजबूत करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा थके हो तो रिलैक्स कर लेंगे। अब मैं आपको लंबर रिविजन का 1-2 आसन कराऊंगा। तो इसके लिए आपको चक्रासन कर लेते हैं पहले। इस तरह से दोनों एड़ी मोड़ करके यहाँ रखेंगे, लेकिन चक्रासन से पहले आप सेतुबंध आसन करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्रम है आसनों का, जिन्हें मैं प्राय करता हूँ और करवाता हूँ। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं हथेली का सहारा लेकर के कमर को ऊपर उठा देंगे। ये करीब 5-6 सेकंड तक ऊपर रहें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, झटक पटक ना करें। यहाँ ले आए, 3 सेकंड तक नीचे रखो और इस क्रम को आप कम से कम 4-5 बार रोज करिए। तो आपके कमर का जो रीजन है वो ठीक हो जाता है, संतुलित हो जाता है और यहाँ की नसें जो जकड़ जाती हैं वो ठीक होती हैं। नाभि इत्यादि डिगने का भी भय कम हो जाता है इस तरह से। अब यही जो लोगों को अच्छा अभ्यास है वो चक्रासन भी करें। तो चक्रासन में क्या करना है, आपकी एड़ी यहाँ लगी रहेंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, कंधे के नीचे लगाएंगे और पहले अपना ये कमर का हिस्सा उठाएंगे। ठीक है, पहले कमर का हिस्सा उठा देंगे तो आसानी हो जाती है इस तरह से। और अब हाथों पर, दोनों पे बराबर सहारा लेकर के आप एक दंड को सीधा कर सकते हैं। गर्दन ढीली छोड़ देंगे, सांस प्रश्वास धीमी गति से चलती रहेगी। अब यही एक आसन अर्धनौकासन है, जो कर सकते हैं वो कर लेना। मैंने अपने दोनों पैरों की एड़ी मोड़ करके कूल्हे के नीचे लगा लिए, इस तरह से दोनों हाथ जांघ के ऊपर रख लिए और ये छाती का हिस्सा आएगा धड़ वाला, ये मैंने ऊपर उठा लिया है। ये तो ये अर्धनौकासन भी कमर के लिए और कंधे के जो झुक जाते हैं कंधे, उसके लिए ठीक है। मेरुदंड को फ्लेक्सिबल करता है, बहुत ही उत्तम आसन है। अगर आप कर सकते हैं तो मैं एक हंस पोज आपको बता देता हूँ, देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो तो कर लेना। मैंने क्या किया है, अपने बाएं पैर की एड़ी पर मैं बैठ गया हूँ इस तरह से और दायां पैर बिल्कुल सीधा कर दिया और दोनों हाथों से इस तरह से संतुलन बनाते हुए मैं
हाथ जोड़ूंगा आकाश में और दोनों हाथों को देखूंगा। ये इसका प्रारंभिक चरण है। अब इसको दूसरे पैर से भी कर लेते हैं, लेकिन ये अभ्यास काफ़ी समय में होता है, तो इसमें कभी जल्दी मत करना, ये थोड़ा कठिन आसन है। ये देखिए, मैं कर इसलिए रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये अब इसका जो जटिल पोस्चर है वो शुरू होता है। आप इस तरह से किसी एक पैर के घुटने पर बैठ करके दूसरा पैर सामने निकालेंगे और कमर पे हाथ रखेंगे पहले यहाँ, और इस तरह से आप एड़ी को सामने निकालते हुए लंबा करेंगे दोनों पैरों को। कोशिश करनी है, धीरे धीरे क्रम से होता है, और जितना आप पैर को सामने खोलेंगे एड़ी के सहारे जाना। एड़ी, अगर एड़ी से जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से ये इसकी पूर्ण स्थिति बन जाती है। मैं इसको दूसरे पैर से भी करके दिखा रहा हूँ आपको प्रेरित करने के लिए। इस तरह से कमर पे हाथ रखेंगे, पैर धीरे धीरे आगे खिसकाएंगे। इसको लंबे अभ्यास के बाद किया जा सकता है। तो आप इस तरह से पोस्चर बना लेंगे। अब मैं आपको पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ आसन करा देता हूँ। थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, यहाँ पैरों को खोल करके मकर आसन कर लेंगे। ये इस तरह से ये मकर आसन है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल पोज। ये रिलैक्सिंग पोज है। चलिए अब फिर से आसन शुरू करते हैं। दोनों मैंने हाथों को भी जांघों के नीचे लगाया हुआ है, ठोड़ी को ज़मीन में, और पहले एक एक पैर को उठाएंगे और दोनों पैरों को अपनी हथेली का सहारा लेके यहाँ से जांघ से उठा देंगे। तो ये सलव आसन है, इसको कम से कम 2-3 बार आप करना। अब भुजंग आसन बनाते हैं हम। इसके लिए दोनों कोहनी बगल में लगा करके और इस तरह से आप पोस्टर बनाएंगे। पैरों को बिल्कुल पास पास रखेंगे, ऐसे सटा करके, और सांस को बाहर निकाल करके आप इस तरह से आकाश देखेंगे। भुजंग आसन बन जाता है। तो सामान्य क्रम तो ये है। इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लिया मैंने, और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करके और आकाश दर्शन किए, पूर्ण भुजंग आसन हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण सलवासन करने के लिए आपकी नाभि के नीचे एक हड्डी है, नाभि के नीचे जो हड्डी है वहाँ दोनों हथेलियों को मैंने लगा लिया, ठोड़ी को जमीन में लगाया, दोनों पैर ऊपर उठा दिए। ये पूर्ण सलवासन की स्थिति बन जाती है। तो लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के किए जाने वाले ज़्यादातर आसन मैंने आपको करके बताए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है जिसे हमें रोज़ करना चाहिए, मैं आपको स्लो मोशन में करके बता रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब समापन की ओर ले चलूँगा। चलिए थोड़ा खड़े होकर के सूर्य नमस्कार भी देख लें और कर लें। इसके लिए आप दोनों पैरों पर बराबर वजन लेंगे। कोई भी मंत्र बोल करके भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। पहले पोज में आप धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से सांस को अंदर भर लिया यहाँ। अब बाहर खाली करते हुए पीछे जाना है, दोनों हाथों को देखना है। जितने जा सकते हैं जाओ। ये पहला पोज है इसका। दूसरे पोज में आप हथेली इस तरह से बाहर निकालेंगे, कंधों को कानों से स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे आप दृष्टि सामने रखते हुए, मेरुदंड लंबा करते हुए नीचे की ओर आएंगे। दोनों हाथ पैरों की बगल में लगा लेंगे इस तरह से। ये इसका दूसरा पोज है।
भू नमन आसन भी इसको कह सकते हैं। अब मैंने अपने बाएं पैर को उठा करके पीछे लिख दिया। ये वाय अश्व संचालन का आसन है। इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे और सामने दृष्टि रखेंगे। तीसरा पोस्चर, चौथे पोस्चर में दंड आसन हो जाएगा आपका ये इस तरह से बिल्कुल सीधे। और पांचवे में आप मस्तक, छाती और घुटने जमीन से लगाएंगे इस तरह से। छठवें पोर्शन में आप भुजंग आसन करेंगे ये। सातवें में आप शशक आसन करेंगे और आठवें में आप उष्ट्रासन करेंगे। मैंने पंजों को मोड़ करके अपनी एड़ी को लगाने का स्पर्श किया, ये उष्ट्रासन। इसका दूसरा पोज। अब मैं अपने बाएं पैर को आगे ले आऊंगा इस तरह से। अभी दायां पैर पीछे है और बायां आगे है। ये तो दाएं अश्व संचालन आसन हो जाएगा, सामने दृष्टि रहेगी इस तरह से। ये अगला पोज होगा। अब आप इस तरह से दोनों हाथों को बगल में रख के अगला पोज, सांस बाहर निकाल करके सिर को ढीला छोड़ देंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेकर के आप ऊपर। तो ये इसके 12 पोज मैंने किए हैं। तो आसनों का क्रम पूरा हुआ। अब हम थोड़े आपको प्राणायाम भी बता देते हैं ताकि इसी वीडियो में पूरा अभ्यास क्रम आ जाएगा। तो इस तरह से आप बैठ जाएं। पद्म आसन पे ज़्यादा अच्छा रहता है। सीधे बैठ करके एक बार ओम का जप। इसमें मैं 1-1 मिनट के प्राणायाम आपको बताऊंगा। इन्हें आप अपने हिसाब से समय बढ़ा सकते हैं। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे करीब 3 मिनट। कुंभक, इनहेल, रेचक, एक्सहेल। इसको आप कम से कम 2-3 मिनट कीजिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम आपको करना है। गहरी सांस अंदर लेनी है इस तरह से। इस आसन को आप इस प्राणायाम को आप 2 या 3 मिनट कम से कम कीजिए। 5 मिनट तक कर सकते हैं, मौसम को देख करके, अपनी क्षमता को देख करके। अगला प्राणायाम कपालभाति का है, जिसे आप देखते सुनते आए हैं, बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हो चुका है। बिल्कुल सीधे बैठ करके मेरुदंड सीधा रखेंगे, चेहरा शांत, मन प्रसन्न, ध्यान हृदय में और मूलाधार चक्र में ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकना है। और आपका ये जो मध्य क्षेत्र है ये अंदर जाएगा। कुछ दिन प्रयास करने के बाद स्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। प्रारंभ धीरे धीरे करेंगे, बाद में इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए और कब्ज आदि रोग को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि कैंसर की गांठ को ठीक करने के लिए यह आसन बहुत उपयुक्त है। तो आप कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करें। अगला प्राणायाम जो प्राय किया जाता है वो अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। आप पहले बाएं नोस्ट्रिल से सांस अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। तो दोनों आसन कम से कम दोनों प्राणायाम कम से कम 5 मिनट आपको करने चाहिए, अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बाद आपको भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम ये तो प्रतिदिन करने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल मैंने कई वीडियो बना रखे हैं प्राणायाम के, योगासनों के। उन्हें आप देख करके भी उनका सहारा ले करके या जहाँ से भी टेलीविज़न इत्यादि से आप ज़्यादातर सीख सकते हैं। तो ये आपका प्रतिदिन अभ्यास क्रम रहेगा, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो एक हाथों का थोड़ा एक्सरसाइज आपको करा देता हूँ, जिससे आपको ट्राई कर लेना चाहिए, चाहे बैठ करके चाहे खड़े होकर के, इस तरह से। और नेक रीजन के रोग को ठीक करने के लिए आपको ये मुद्रा आप बनाएंगे। दोनों हथेली बाहर को निकालेंगे,
इस तरह से उंगलियों को पास पास ला करके सिर की ओर लाएंगे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके स्पाइनल डिजीज़ को ठीक करने के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस को या गर्दन के दर्द को, कंधों के इत्यादि को इस पर लूज़ करेंगे। और इस तरह से ये आपको हाथों की एक्सरसाइज आपकी संतुलित करने के लिए, ये भी मैंने सूक्ष्म व्यायाम आपको करा दिए हैं हाथों के पैरों के, जो प्राय मेरे रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल हैं, जो भी ऑनलाइन में कराता हूँ उनमें। ठीक है, हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये भ्रामरी कम से कम 5 बार आप किया करें। ऐसे ही 3 बार उद्गीत भी आपको बोलना है। और फिर सबके सुख की कामना के लिए एक बहुत सुंदर प्यारा सा मंत्र आप बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसकी प्रार्थना भी आप करेंगे अर्थ वाली। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसे याद कर लें आप। हे नाथ सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। भगवान सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। आप सबने वीडियो देखा, आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।